In India, inflation is measured by, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, भारत में महंगाई कैसे मेजर की जाती है, कैसे महंगाई को आंका जाता है, ये सवाल पूछा गया है। ये 1997 में पूछा गया था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर भी हमें उसी दौर के कॉन्टेक्स्ट में सोच कर देना होगा। सो लेट्स टेक अ लुक एट द ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज़ द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। इसको हम समझेंगे अभी, लेकिन पहले हम दूसरे ऑप्शंस को भी देखेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स। अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स, इसका मतलब वो वर्कर्स जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, इन्हें हम वाइट कॉलर जॉब्स भी कहते हैं, जो कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं, उन्हें हम अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स बोलते हैं। अर्बन मतलब शहरी, नॉन मैनुअल मतलब जो काम डेस्क पर बैठकर करते हैं कंप्यूटर पे, उसको हम नॉन मैनुअल वर्कर्स बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स। एग्रीकल्चरल वर्कर्स मतलब जो खेतों में काम करते हैं उन्हें। और नेशनल इनकम डिफ्लेशन। हम इन चारों ऑप्शंस के मीनिंग को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इन्फ्लेशन देखेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब जब अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ने लग जाती है वस्तुओं की, तो उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। सो इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। जब कीमतें बढ़ने लगती हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस। अगर 1 लीटर दूध की कीमत 2020 में आपको 1 लीटर दूध खरीदने के लिए अगर 50 रुपये देने पड़ रहे थे, लेकिन अभी उसी 1 लीटर के दूध को आप 2025 में अगर लेने जाएंगे तो 70 रुपये आपको देने पड़ेंगे। क्वांटिटी तो सेम ही है, 1 ही लीटर का मिल्क है, लेकिन उसी 1 लीटर मिल्क को 2020 में जब लेने जा रहे थे तब 50 रुपये था, लेकिन आज के समय में 5 साल के बाद उसी 1 लीटर मिल्क की कीमत उसी 1 लीटर मिल्क को ख़रीदने के लिए आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही है। तो जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पर 50 से 70 हो गया, 20 रुपये की बढ़ोतरी हो गई, तो इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो पूरी इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, ये गवर्नमेंट चेक करती है, इसका मेजर लेती है, आंकती है इस पर। तो किस आधार पर आंका जाता है, ये सवाल में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको शॉर्ट में WPI ऐसा भी बोलते हैं, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स? तो होलसेल मतलब इसको समझने के लिए हमें पहले सेल्स कैसी होती है इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पहले कोई भी माल फैक्ट्री में बनता है, ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री में माल मैन्युफैक्चर होता है, कोई भी गुड्स कारखानों में बनता है। तो कारखाने में बनने के बाद इस कारखाने में जो भी माल बन गया, रेडी हो गया, वो होलसेलर्स खरीदते हैं। होलसेलर्स या फिर आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कह सकते हैं, होलसेलर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये जो लोग होते हैं, ये सारा का सारा माल एक साथ ही खरीद लेते हैं, बहुत सारा माल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर ये फैक्ट्री अगर एक बिस्किट बनाती है, बिस्किट्स, तो ये जो होलसेलर्स होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये एक तरह का बिजनेसमैन ही होते हैं। तो अगर इन्होंने फैक्ट्री से बने हुए बिस्किट्स 5 रुपये में लिए, एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपये में, इस तरह 1000 बिस्किट के पैकेट्स होलसेलर्स ने खरीद लिए।
तो ये देखिए 1000 आंकड़ा ज़्यादा है। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ खरीद लेते हैं ये होलसेलर्स। तो ये जब ऐसा कोई भी सामान जो कि बहुत सारी संख्या में एक साथ ही खरीद लिया जाए तो उसे हम कहते हैं बल्क में बाय करना, बल्क बोलते हैं उसे। इसका मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट्स एक साथ ही खरीद लेना। तो अगर ये होलसेलर्स लेट सपोज कि 1000 बिस्किट के पैकेट्स खरीदते हैं फैक्ट्री से एक साथ, तो उन्हें वो चीप प्राइस में देते हैं, मतलब जो उसकी फाइनल प्राइस होगी उससे कम में फैक्ट्री देती है, फैक्ट्री थोड़ा डिस्काउंट में देती है होलसेलर्स को। तो फैक्ट्री का होलसेलर्स को 5 रुपीज़ पर पैकेट में पड़ा। तो ये होलसेलर्स अब दूसरे टाइप्स के बिजनेसमैन को ये पैकेट बेचेंगे, उन्हें हम रिटेलर्स बोलते हैं। तो ये रिटेलर्स को एक पैकेट लेट सपोज 6 रुपीज़ में पड़ेगा। तो ऐसे कई तरह के रिटेलर्स होते हैं, मतलब हर एक छोटी छोटी जगह पर, हर एक अलग अलग जगह पर रिटेलर्स होते हैं। मतलब जिस प्रकार से फैक्ट्री से ये होलसेलर्स ने एक साथ ही 1000 प्रोडक्ट्स मंगा लिए, एक साथ ही बल्क में प्रोडक्ट्स परचेस कर लिए, ये रिटेलर्स उस तरह बल्क में प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते। इनकी तुलना में होलसेलर्स जितना प्रोडक्ट्स एक साथ खरीदते हैं, परचेस करते हैं, इन होलसेलर्स की तुलना में, इन होलसेलर्स के कंपैरिजन में, इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के कंपैरिजन में रिटेलर्स कम प्रोडक्ट्स लेते हैं। अगर ये एक साथ 1000 प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो रिटेलर्स सिर्फ 100 प्रोडक्ट्स ही खरीदते हैं, क्योंकि ये छोटे दुकानदार होते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल देम स्मॉल बिजनेस। तो ये स्मॉल बिजनेस होते हैं और ये रिटेलर्स आखिर में बेचते हैं प्रोडक्ट 10 रुपये को। 10 रुपये में बिस्किट पैकेट्स वो बेचेंगे। किन को बेचेंगे? जो इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेगा, जो उन वस्तुओं का उपयोग करेगा जिसे हम कंज्यूम करना बोलते हैं। सो द वन हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, उपयोगकर्ता। तो कंज्यूमर्स को आखिर में वो प्रोडक्ट 10 रुपीज़ में मिलेगा। तो देखिए, होलसेलर्स ने फैक्ट्री से माल खरीदा 5 रुपये में, फिर होलसेलर्स ने रिटेलर्स को बेचा 6 रुपये में। लेकिन ऐसे रिटेलर्स पूरा का पूरा होलसेलर से नहीं लेते। एक रिटेलर ने 100 प्रोडक्ट्स खरीदे, दूसरे रिटेलर ने और 100 खरीदे। तो इस प्रकार 10 अलग अलग रिटेलर्स इन होलसेलर से 100 के माल परचेस करेंगे। तो इस तरह एक होलसेलर कई सारे रिटेलर्स को माल बेचता है। तो जब गवर्नमेंट इन बिजनेसेस में होने वाले प्राइसेस को देखती है, किन बिजनेसेस में? जो होलसेलर्स और फैक्ट्री में जो बिजनेस हो रहा है, जो परचेसेस हो रहे हैं, जैसे फैक्ट्री ने जैसे 5 रुपये में बिस्किट्स बेचे होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो ये होलसेल लेवल पर जो भी बिजनेसेस होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन ट्रांजैक्शन को जब स्टडी किया जाता है, इन ट्रांजैक्शन के प्राइसेस के चेंजेस को स्टडी किया जाता है। मतलब अगर इस साल 5 रुपीज़ में बिस्किट्स होलसेलर ने खरीद लिए, तो हो सकता है कि अगले साल में यही उनको 7 रुपये में सेल किया जाए फैक्ट्री ने, और अगले साल फिर से होलसेलर को फैक्ट्री 10 रुपये में दे दे बिस्किट। तो ये देखिए, अब हर एक साल में प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जब गवर्नमेंट होलसेलर्स और फैक्ट्री इन होलसेल बिजनेस में जो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, इन चेंज होने वाले प्राइसेस को स्टडी जब किया जाता है, किनके बीच होने वाले बिजनेस के प्राइसेस को देखा जाता है, होलसेलर्स और फैक्ट्री। तो इनका नहीं, रिटेलर कंज्यूमर इनका नहीं, इनको नहीं देखा जाता, इनको नहीं, सिर्फ होलसेलर और फैक्ट्री, सिर्फ इनको जब देखा जाता है तब उसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसे ही होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब जो प्राइस चेंजेस होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर्स और फैक्ट्री, होलसेलर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स और फैक्ट्री के बीच में होने वाले बिजनेसेस, इनके जो प्राइसेस की चेंजिंग प्राइसेस होती है,
उनके बीच में हर साल चेंज होने वाला जो प्राइसेस होते हैं, तो उसी चेंज को जब स्टडी किया जाता है तो उसे ही हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, WPI बोलते हैं। और जब इस स्टेज में जो बिजनेसेस होते हैं, मतलब जो रिटेलर्स कंज्यूमर्स को जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेट्स सपोज ये 10 रुपये का बिस्किट पैकेट बेचा रिटेलर्स ने कंज्यूमर को। शायद ऐसा हो सकता है कि अगले साल ये जो रिटेलर्स ने कंज्यूमर्स को बेचा उसकी कीमत बढ़कर 20 रुपीज़ हो गई। तो जब इन प्राइस चेंज को ऑब्जर्व किया जाता है, जब रिटेलर्स और कंज्यूमर्स इनके बीच में जो बिज़नेस हो रहा है इनको स्टडी किया जाता है, इनके बीच में जो बिज़नेस हो रहा है उसके प्राइजेस चेंज हो रहे हैं, और इन चेंज होने वाली प्राइसेस को जब स्टडी किया जाता है तो उसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो जब एक कंज्यूमर और रिटेलर इनके बीच में जो बिज़नेस हो रहा है उसके अगर प्राइस में डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनके प्राइसेस में डिफरेंस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, तो जब उन्हें स्टडी किया जाता है, उन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है या नहीं, तो उसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो आसान शब्दों में, जब होलसेलर्स और फैक्ट्री इनके बीच बिजनेस हुआ और हर साल चेक किया गवर्नमेंट ने कि इनके बीच में होने वाले जो बिज़नेस है उनकी कीमतें बढ़ रही है या कम हो रही है, अगर इनका स्टडी किया तो हम बोलेंगे होलसेल प्राइस मार्केट का इंडेक्स का यूज़ हो गया। और जब रिटेलर्स और कंज्यूमर्स इनके बीच के होने वाले बिजनेसेस है उनका प्राइस का ऑब्जर्वेशन किया गवर्नमेंट ने और पाया कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, तब उसको कहा जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये मेन डिफरेंस है। तो कंज्यूमर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि वर्कर्स जो जैसे सेकंड ऑप्शन में था हमारे नॉन मैनुअल वर्कर्स, अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स मतलब जो शहर में काम करते हैं, शहर में ऑफिस का काम करते हैं, उन्हें हम नॉन मैनुअल वर्कर्स बोलते हैं। तो अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स अगर ये जब खरीदने जाते हैं बाहर, तो यह क्या खरीदेंगे? ये खरीदेंगे सर्विसेज, जैसे कि मूवी टिकट्स और ट्रैवल के टिकट्स, मूवी टिकट्स, ट्रैवल, इनके बच्चों के स्कूल फीस हो गया, या फिर मेडिकल फीस, मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो ये जो सारी सर्विसेज होती है जो वर्कर्स के द्वारा जिन पर स्पेंडिंग किया जाता है, तब जब इनके प्राइसेस में बदलाव आते हैं, मूवी टिकट के प्राइस बढ़ना, ट्रैवलिंग के यानी रेलवेज के टिकट्स का प्राइस बढ़ना, या फिर स्कूल की फ़ीस का प्राइस बढ़ना, मेडिकल में प्राइस में बदलाव आना, तो जब इनका स्टडी किया जाता है तब वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आएंगे। तो ये जो अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स है, सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप को आधार बनाकर, इसी ग्रुप में रहने वाले लोगों का जब अध्ययन किया जाता है, मतलब ये जो ग्रुप है वर्कर्स का, ये कहाँ स्पेंड कर रहे हैं अपने मनी को, सिर्फ उसी एस्पेक्ट्स को अगर देखकर स्टडी किया जाएगा और उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि इन्फ्लेशन हो रहा है या नहीं, उसे यही थर्ड ऑप्शन में बताया गया है। लेट्स टेक अ लुक एट दोस ऑप्शंस। ये सेकंड ऑप्शन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स। तो ये सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जो अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स होते हैं वो कहाँ अपना पैसा स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, जैसे कि टिकट्स बाय करना हो गया, या फिर
कोई सर्विस लेना, मेडिकल सर्विस लेना, रेलवे की सर्विस लेना, वहाँ पर वो लोग स्पेंडिंग करेंगे, अपना पैसा खर्चा करेंगे। तो अगर उन सर्विसेज के प्राइस में बदलाव आ गया तो उसको चेक करके पूरे इंडिया में जो महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, ये चेक करने के लिए उन वर्कर्स के स्पेंडिंग को आधार बनाया जाता है। ये ऑप्शन बी कह रहा है। मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की स्पेंडिंग के आधार पर यह तय किया जाएगा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। ऐसा ये ऑप्शन बी कहता है। लेकिन क्या ये बात सच है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि समाज में सिर्फ अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स ही नहीं होते, समाज में डेली वेज अर्नर्स भी होते हैं। मतलब जो दिन दहाड़ी कमाते हैं, जो रोज़ कमा कर खाते हैं वर्कर्स, उनका भी समाज में इंक्लूजन होता है। कई तरह के अलग अलग वर्कर्स भी होते हैं, कई तरह के बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। तो जब सिर्फ अर्बन मैनुअल वर्कर्स को इनके स्पेंडिंग को चेक करके अगर इन्फ्लेशन का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो बाकी के जो वर्कर्स होते हैं, बाकी के जो लोग होते हैं समाज में, उनको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। उनके स्पेंडिंग को हम चेक नहीं करेंगे, उनके स्पेंडिंग को कोई चेक नहीं कर रहा, तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे वहाँ से। तो ये पूरे देश का इन्फ्लेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इसीलिए ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल पर फोकस करके इन्फ्लेशन का अंदाज़ा लगाया जा रहा है यहाँ पर, ऐसा ये ऑप्शन कह रहा है। तो इसलिए ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये पूरी पिक्चर को नहीं दिखाता, पूरे सारे वर्कर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा, इसलिए ये पूरा पिक्चर नहीं दिखाता। पूरा मतलब ये सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि इससे पूरे इंडिया के इन्फ्लेशन का पता नहीं चलता। तो ठीक उसी प्रकार ऑप्शन सी भी उसी प्रकार की बातें करता है। देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स। एग्रीकल्चरल वर्कर्स मतलब जो लोग खेतों में काम करते हैं, उनके स्पेंडिंग हैबिट्स को, मतलब वो लोग कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हैं, क्या वो जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उनके प्राइस में बदलाव आ रहा है या नहीं। अगर इसको स्टडी करके ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत में महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, तो ये स्टेटमेंट यही कहता है। ये स्टेटमेंट कहता है कि भारत में जब इन्फ्लेशन, महंगाई मेजर की जाती है, देखी जाती है, महंगाई आंकी जाती है भारत में, तो वो इस आधार पर आंकी जाती है कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स के स्पेंडिंग हैबिट्स को चेक करेंगे। एग्रीकल्चरल वर्कर्स मतलब जो खेतों में काम करते हैं, उनके स्पेंडिंग की हैबिट्स को चेक करके भारत के इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, भारत के महंगाई को आंका जाता है। क्या ये सच है? तो ये गलत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सिर्फ एग्रीकल्चर वर्कर्स मिलकर नहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करते। जब तक सभी वर्कर्स इंक्लूड नहीं होंगे, तब तक हम इन्फ्लेशन का पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। और फोर्थ ऑप्शन, नेशनल इनकम डिफ्लेशन। डिफ्लेशन बिल्कुल इन्फ्लेशन का ऑपोजिट। इन्फ्लेशन तब होता है जब प्राइसेस इंक्रीज कर रही होती है, और डिफ्लेशन ठीक इसका उल्टा, जब वस्तुओं की कीमतें गिर रही होती है, व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग, तब उसे डिफ्लेशन बोलते हैं। और नेशनल इनकम डिफ्लेशन मतलब पूरे देश में, नेशनल मतलब पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, रेफर करता है नेशनल वर्ड। तो जब पूरे देश में वस्तुओं का दाम गिर रहा है, उसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये तो स्टेटमेंट पूरा ऑपोजिट ही हो गया, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि डिफ्लेशन मतलब प्राइस घटना। तो घटते हुए प्राइसेस को ऑब्जर्व करके हम ये पता नहीं लगा सकते कि महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर।
ये ऑफिशियल मेथड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है महंगाई को मापने के लिए, महंगाई को आंकने के लिए। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब जैसे कि हमने देखा, जब फैक्ट्री से ख़रीदा हुआ माल होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदते हैं, तो इनके बीच में जो भी बिजनेस होता है, जो भी प्राइस होती है, उन प्राइस को चेक किया जाता है हर साल, और ये देखा जाता है कि इनके बीच में होने वाले जो बिजनेस होते हैं वो प्राइस हर साल में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर तो इनमें जो प्राइस का चेंज आया, उसी चेंज को ऑब्जर्व करके, उसी चेंज को आधार बना के महंगाई आंकी जाती है। कैसे, आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर किसी फैक्ट्री में चाय पत्ती बन रही है, टी पाउडर, हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ होलसेलर्स और फैक्ट्री, इनके बीच में जो प्राइस का एक्सचेंज हुआ, और हर साल ये चेक किया गया कि इनके बीच में जो भी बिज़नेस हो रहा है, क्या वो प्राइसेस हर साल चेंज हो रही है या नहीं, मतलब कैसे चेंज हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। इनका अध्ययन करके, इनके आधार पर हम पूरे इंडिया में इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हैं, इन्फ्लेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भारत सरकार करती है। तो आइए हम इसे देखते हैं। देखिए, अगर एक फैक्ट्री से एक होलसेलर ने 1000 टी पाउडर के पैकेट्स खरीदे, और एक पैकेट उन्हें 10 रुपये में पड़ा, तो ये फैक्ट्री है, और फैक्ट्री से ये होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर जिसे हम कहते हैं, तो इसे 10 रुपये में एक पैकेट पड़ा, और इसने ऐसे 1000 टी पाउडर के पैकेट्स खरीद लिए, और इसने आगे चलकर बेचे वो रिटेलर्स को। ये है रिटेलर। तो अगर फैक्ट्री और डिस्ट्रीब्यूटर, इनके बीच में जो प्राइस है, अगर वो प्राइस अगले साल चेंज हो गया, लेट्स सपोज कि ये प्राइस बढ़कर हो गया 12 रुपये, 12 रुपीज़, तो क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर को अब महंगा पड़ा, डिस्ट्रीब्यूटर को पहले 10 रुपये देना पड़ रहा था, लेकिन अब 12 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर को महंगा पड़ा, तो वो आगे चलकर रिटेलर को भी महंगा ही बेचेगा। जब वो पिछले बार अगर वो रिटेलर को 12 रुपये में बेच रहा था, तो इस बार रिटेलर को वो 14 रुपये में बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर। और अगर रिटेलर को ये 14 रुपये में पड़ रहा है इस साल, तो वो रिटेलर भी आगे चलकर, जो कंज्यूमर होते हैं, जो फाइनल कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर को भी रिटेलर 20 रुपीज़ में बेचेगा, ज़्यादा बेचेगा। अगर पिछले साल उसे 12 रुपये में पड़ रहा था रिटेलर, और वो कंज्यूमर को बेच रहा था लेट्स सपोज कि 15 रुपये में, तो क्योंकि इस साल फैक्ट्री में महंगाई बढ़ गई, इसलिए फैक्ट्री ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज़्यादा दाम पर टी पाउडर बेचा 12 रुपये में। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को महंगा पड़ा, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को भी महंगा बेचा। पिछले साल 12 रुपये में बेच रहा था, इस साल 14 रुपये में बेचा। तो क्योंकि रिटेलर को ज़्यादा पैसे देने पड़े, रिटेलर ने भी बेचते समय कंज्यूमर को प्राइसेस बढ़ा दिए। रिटेलर ने, जो रिटेलर पिछले साल 15 रुपये में बेच रहा था, अब इस साल कंज्यूमर को वो 20 रुपये में बेच रहा है वही। तो देखिए, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री और डिस्ट्रीब्यूटर में कीमतें बढ़ गई, तो इसका प्रभाव पूरी इकोनॉमी में पड़ा। इसका प्रभाव आखिर तक कंज्यूमर तक प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई, सिर्फ यहाँ प्राइस इंक्रीज़ होने से। तो इसीलिए सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर और फैक्ट्री, इनके बीच में जो प्राइस चेंजेस हो रहे हैं, इनका अध्ययन करके, इनको आधार बनाकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा। तो ये किया जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स को ऑफिशियल मेथड मानती है इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए।
इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स को ऑफिशियल मेथड मानती है। तो ये बात हमें समझनी थी। और ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ये ऑफिसर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। मतलब ये जो अध्ययन करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं प्राइस चेंजेस को, जो बिजनेस रिटेलर्स नहीं, होलसेलर्स और फैक्ट्री, इनके बीच में जो बिजनेसेस होते हैं, इनके बीच होलसेलर्स और फैक्ट्री, इनके बीच में जो बिजनेस होते हैं, हर साल उनके बीच में जो प्राइस का लेन देन होता है, अगर वो प्राइस हर साल बढ़ रही है या घट रही है, इसको ऑब्ज़र्व करना, उसको ऑब्ज़र्व करके इन्फ्लेशन का पता लगाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये कौन काम करती है? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये जो ऑफिस होता है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स तय करता है। ये ऑब्ज़र्व करता है, क्या ऑब्ज़र्व करता है? इन फैक्ट्री और होलसेलर्स के बीच में जो प्राइस डिफरेंसेस आ रही है, क्या हर साल ये बढ़ रही है या घट रही है, ये देखने का काम ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र करता है, और वो होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाता है। लेकिन जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाता है, जो कि रिटेलर्स, स्मॉल बिजनेस, इनके और कंज्यूमर के बीच में जो प्राइसेस डिफरेंसेस आ रही है साल दर साल, इनको जब ऑब्ज़र्व करके अध्ययन किया जाता है, तो वो कौन सा ऑफिस करती है? तो वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके द्वारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ऑब्ज़र्व किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा तय किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, इसके द्वारा ऑब्ज़र्व किया जाता है। इस मेथड को वर्ल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा तय किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जब इसे तैयार करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स को, तब वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इस ऑफिस में तैयार किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। वो ऑब्ज़र्व करने का काम, होलसेल प्राइस इंडेक्स को ऑब्ज़र्व करने का काम ऑफिसर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र करती है, और CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को तय करने का काम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करती है। तो ये बात हमें समझनी थी। तो इस प्रकार ऑप्शन A, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड इन इंडिया टू मेजर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, महंगाई को आंकने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI को यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन A इज़ करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये सवाल 1997 में पूछा गया था। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन and the concept of wholesale price index and consumer price index. So I hope you understood